नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन। और इस खास बुलेटिन में आज हम बात करेंगे बिहार की उस नई सियासी जोड़ी की जिसकी चर्चा खूब हो रही है। जेडीयू से निकलने के बाद प्रशांत किशोर और आरसीपी एक बार फिर साथ आ गए। नए गठजोड़ को लेकर क्यों हो रही है सियासत, ये आपको दिखाएंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री आखिर कौन बनाना चाहता है, वो भी ऐसे समय में जब चिराग ये खुद कह चुके हैं कि बिहार में सीएम की वैकेंसी ही नहीं है। आज हम ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में बात करेंगे और पाकिस्तान में मारे गए लश्कर के टॉप आतंकी सैफुल्लाह खालिद की भी बात करेंगे और अंत में ये भी देखेंगे कि जश्न में फायरिंग की बीमारी बिहार पर कैसे भारी पड़ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन। और इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर फिर से साथ आ गए। पहले दोनों नेता जेडीयू में साथ थे और अब जन स्वराज में एक साथ दिख रहे हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी आप सबकी आवाज यानी आशा का विलय जन स्वराज में कर दिया है। सवाल है कि क्या ये जोड़ी इस बार सफल हो पाएगी, क्योंकि पिछली बार ये जोड़ी तो टूट गई थी। क्यों और किसकी वजह से ये दोनों हुए थे अलग, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सितंबर 2018 ये वो वक्त था जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को पार्टी उपाध्यक्ष के तौर पर जेडीयू में लेकर आए। तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार की बाईं ओर वशिष्ठ नारायण सिंह और दाहिनी ओर प्रशांत किशोर बैठे थे। यही वो तस्वीर थी जो राजनीतिक पर्यवेक्षकों की आंखों में खटकी, क्योंकि इससे पहले हमेशा आरसीपी सिंह ही नीतीश की दाहिनी ओर दिखते थे। सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई कि आरसीपी का कद छोटा करने के लिए पीके को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। पर समय तेजी से बदला और जब 2020 में आरसीपी को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उसी साल पीके ने जनता दल यूनाइटेड से अपना नाता तोड़ा। 2015 में साथ प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के लिए मजबूती से काम किया। अब उसके बाद देखिए स्थिति परिस्थिति कहां बदली, कहां चले आए आपको आरसीपी सिंह और कहां चले आए प्रशांत किशोर। ऐसा कहा जाता है कि आरसीपी की वजह से प्रशांत किशोर जेडीयू से बाहर हुए थे। आरसीपी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और पीके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आरसीपी का पद भले ही बड़ा था, लेकिन कद में प्रशांत किशोर उनसे ऊपर आके जाते थे। सीएम नीतीश के आंख कान नाक माने जाने वाले पीके पार्टी में दूसरे नंबर के नेता बन गए थे। सीएम नीतीश के एकदम खास, लिहाजा ये आरोप लगता रहा कि आरसीपी को ये नागवार गुजरा और पीके को जेडीयू से ठिकाना लगाने में बड़ी भूमिका निभाई। कहां चले आए प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को भी चाहिए था नालंदा नीतीश कुमार के गृह जिले में कोई वैसा चेहरा कि नीतीश कुमार का स्वजातीय हो, और तो प्रशांत किशोर को भी वह चेहरा मिल गया। ये बात जग जाहिर है कि प्रशांत किशोर जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद वाली स्थिति में आ गए थे, यानी कि नंबर 2 की स्थिति में, जबकि स्वजातीय होने की वजह से आरसीपी सिंह को ही सीएम नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी माना जाता था। जेडीयू से सक्रिय राजनीति में पदार्पण करने वाले पीके ने बाद में खुद कहा कि उन्होंने कभी जेडीयू छोड़ने की पेशकश नहीं की, बल्कि उन्हें पार्टी से मारकर निकाला गया। पीके का इशारा किसकी ओर था, ये सब जानते हैं। देखिए, दोनों तो जदयू में थे, एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। तो इस पे कौन करा रहा है, कैसे हो रहा है, इस सब बिहार की जनता तो जानती ही है। खैर, समय का फेर देखिए, एक ऐसा वक्त था जब जेडीयू से बाहर होने के बाद आरसीपी और पीके राजनीति में हाशिए पर आ गए और अब फिर से दोनों जन सुराज में एक साथ। लेकिन इस बार कद प्रशांत किशोर का बड़ा है, आरसीपी का नहीं। ऐसे में देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में पीके आरसीपी की भूमिका को किस कदर भुनाते हैं। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18।
वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पहले ही ये साफ कर दिया कि वो सीएम पद के दावेदार नहीं हैं। बिहार में सीएम पद की वैकेंसी ही नहीं है, लेकिन ये बात उनके समर्थक नहीं मान रहे। चिराग के समर्थकों ने पटना में पोस्टर लगाकर चिराग को भावी सीएम बताया है, जिसके बाद बिहार की सियासत सुलग गई है। इस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। मेरी मुख्यमंत्री बनने की या किसी पद पर जाने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मौजूदा परिस्थिति में तो वैकेंसी भी नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान साफ कर चुके हैं कि उन्हें सीएम बनने की कोई इच्छा नहीं है। बिहार में सीएम पद की वैकेंसी भी नहीं है, लेकिन चिराग के पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उन्हें सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। चिराग के उत्साही समर्थकों ने पटना के चौक चौराहों पर पोस्टर लगा दिया। पोस्टर में चिराग पासवान को बिहार का भावी सीएम बताया गया। विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर पॉलिटिक्स ने एक बार फिर से बिहार की सियासी पारी को चढ़ा दिया है। देखिए, राजनीति करने वाले हर लोगों को उनके समर्थकों की इच्छा अपने नेता के प्रति बड़े भाव का रहता है और हमारे सक्षम नेतृत्व इस पर स्पष्ट कर चुके हैं। इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एनडीए में तो मुख्यमंत्री पद को लेकर के सिर फुटवल शुरू हो गया है और श्री चिराग पासवान जी की पार्टी ने अपने नेता को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बिहार का बताया है। ये श्री चिराग पासवान जी भी समझ रहे हैं कि जेडीयू बीजेपी मिलकर सत्ता की मलाई खा रहा है। हर दल के कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि उनके नेता शीर्ष पद पे रहें, लेकिन ये इच्छा एलजेपी की नहीं है। ये भाजपा की रणनीति है कि पुनः नीतीश कुमार को पूरी तरह कैसे समाप्त करें। एनडीए में शामिल सभी दलों के नेताओं ने पिछले महीने राज्य के सभी जिलों में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नारों के साथ 25 से 30 फिर से नीतीश का जो नारा लगा करके संकल्प लिया, उससे तस्वीर स्पष्ट है। चिराग पासवान को सीएम प्रोजेक्ट करने वाले पोस्टर से सियासत गर्मा गई है, लेकिन चिराग पासवान पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो एनडीए का हिस्सा हैं। सपने में भी पीएम मोदी से अलग होने की नहीं सोच सकते हैं। सीएम बनने की उनकी कोई लालसा नहीं है। हालांकि विपक्ष इस पोस्टर को लेकर एनडीए पर सियासी हमले कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ लखीसराय से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और अब बात आतंक के खात्मे की करेंगे। पाकिस्तान के सिंध में अज्ञात हमलावरों ने लश्कर के टॉप आतंकी सैफुल्लाह खालिद को मार गिराया। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन आतंकी सैफुल्लाह खालिद नेपाल में रहकर ऑपरेट कर रहा था, जिसे ढेर कर दिया गया है। ये वही सैफुल्लाह है जिसने महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में साल 2006 में हमले की साजिश रची थी। कैसे हुआ आतंकी सैफुल्लाह का अंत, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष आतंकी सैफुल्लाह खालिद को पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। वह लंबे समय से नेपाल से अपने नापाक हरकतों को ऑपरेट कर रहा था। हालांकि वर्तमान में वह सिंध प्रांत के बदीन और हैदराबाद में लश्कर-ए-तैयबा की भर्ती और विस्तरण वह रजाउल्लाह के नाम से रह रहा था। लश्कर-ए-तैयबा के कुख्यात आतंकी सैफुल्लाह को पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मातली तालुका जिला बदीन में मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। भारत में 2006 में हुए आरएसएस मुख्यालय, सीआरपीएफ रामपुर और आईआईएस बेंगलुरु जैसे बड़े हमलों की साजिश में उसका हाथ था। आतंकी दुनिया में सैफुल्लाह उर्फ विनोद कुमार को मोहम्मद सलीम उर्फ खालिद उर्फ वनियाल उर्फ वाजिद उर्फ सलीम भाई के नाम से जाना जाता था और ये पिछले काफी समय से नेपाल में रह रहा था और वहां ही एक युवती से शादी रचाकर विनोद कुमार के नाम से लश्कर को ऑपरेट कर रहा था।
लश्कर तैयबा में इसका मुख्य काम आतंकियों की रिक्रूटमेंट करना, नेपाल के रास्ते आतंकियों को भारत में घुसाना और उन्हें आर्थिक मदद मुहैया कराना था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि रजुल्ला निजामनी उर्फ अब्बू सैफुल्लाह भारत में कई हाई प्रोफाइल आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है। बता दें, इसने 2001 में रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला करवाया था। इसके अलावा बेंगलोर में 2005 में हमला करवाया था। बता दें कि भारतीय विज्ञान संस्थानों में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा था। इस दौरान वहां पर आतंकियों ने गोलीबारी की थी, जिसमें एक प्रोफेसर की जान चली गई थी और कई घायल हो गए थे। इसके अलावा नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में साल 2006 में हमले की साजिश रची थी। बताया जा रहा है कि वह सिंध के बदीन जिले में मतली नामक जगह पर छिपा हुआ था। यहीं पर अज्ञात हमलावरों ने उस पर गोलीबारी की, जिसमें उसकी मौत हो गई। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि यह हमला आंतरिक गुटबाजी का परिणाम है या फिर किसी सुरक्षा एजेंसी की कार्रवाई, लेकिन एक बात तो तय है कि खालिद की मौत से लश्कर के नेटवर्क को तगड़ा झटका लगा है। फिलहाल आतंकी सैफुल्लाह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मातली तालुका से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था और इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने इसे ढेर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब पाकिस्तान की दुनिया भर में पोल खुलने वाली है। भारत की ओर से विदेश जाने वाला डेलीगेशन पाकिस्तान की पोल खोलकर रख देगा। कांग्रेस के शशि थरूर को अमेरिका जाने वाले ग्रुप की कमान सौंपी गई। केंद्र सरकार ने 59 सदस्य वाले एक डेलीगेशन की घोषणा की और सभी डेलीगेशन में कम से कम एक मुस्लिम प्रतिनिधि को रखा गया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के चेहरे से आतंक के नकाब को पूरी तरह हटाने के लिए भारत सरकार ने सांसदों की अगुवाई में 7 समूहों का गठन किया है। 59 सदस्यों वाले डेलीगेशन में 51 नेता और 8 राजदूत हैं। एनडीए के 31 और 20 दूसरे दलों के नेता हैं, जिसमें 3 कांग्रेस नेता भी हैं। 7 ग्रुप में ये डेलीगेशन 33 देशों का दौरा कर हर मुद्दे पर पाकिस्तान की पोल खोलेंगे। AIMIM के असुद्दुद्दीन ओवैसी भी इसका हिस्सा हैं। जिस किसी ग्रुप में मुझे भिजाएंगे वहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि ये सिर्फ पाकिस्तान जो प्रोजेक्ट कर रहा है कि देखिए मुसलमान देश है, हम लोग इस्लाम है, ये सब बकवास है। भारत में खुद 20 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं, तो ये भी तो एक बताने की ज़रूरत है। अमेरिका, ब्राजील, कोलंबिया जाने वाले ग्रुप में कांग्रेस नेता शशि थरूर को लीडर बनाया गया है। उन्होंने इसे सम्मान की बात कहा है। Very great honor. As a citizen, being called upon to serve the nation at a time of crisis is a matter of a duty for all of us. At the same time, for me, it is an honor that I've been asked to lead the delegation, and I look forward very much to playing my part. I've always said that when my services are required by the nation, I should not be found wanting, and I had no hesitation in accepting the kind invitation of the government, which to my mind is nothing to do with politics and everything to do with our country's national interest. देवरिया के बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी को भी अमेरिका जाने वाले डेलीगेशन में चुना गया है। मैं समझता हूँ हमारा जो टोला है वो जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील, पनामा, कोलंबिया और गुआना, और इसलिए मैं समझता हूँ कि ब्राजील और यूनाइटेड स्टेट्स खासकर बहुत प्रभावशाली देश हैं और वहाँ के सांसदों से मिलकर हम लोग अपने देश में जो हम लोग का सिंदूर ऑपरेशन हुआ है उसके बारे में बताएंगे, उसकी महत्वता क्या है, क्यों हमने किया और उसका कैसे प्रभाव होगा। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने 26 टूरिस्ट की हत्या की थी। 7 मई को भारत ने पीओके और बाग में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। सेना ने 100 आतंकियों को मार गिराया था। दोनों देशों के बीच 10 मई की शाम 5 बजे से सीजफायर पर सहमति बनी थी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। सेना के सम्मान में गुजरात के अहमदाबाद में भी बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। सेना का शौर्य और शान बढ़ाए रखने के लिए गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्र ध्वज को हाथ में थामकर जुलूस के आगे चलते नजर आए।
इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। आतंक के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। सशस्त्र बलों के सम्मान में बीजेपी हर शहर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। गुजरात के अहमदाबाद में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया। और पहली बार आजादी के बाद भारत की सेना ने 100 किलोमीटर अंदर जाकर पाकिस्तानी कैंप्स, आतंकवादियों के कैंप्स को ध्वस्त करने का काम किया। इससे पहले गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि दुनिया में हमेशा ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा होगी। हमने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर जवाब दिया। अमित शाह ने साफ कह दिया कि भारतीय सेना एटम बम की धमकी से डरने वाली नहीं है। और जो डराते थे कि हमारे पास एटम बम है, उनको लगता था उनकी धमकियों से डर जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमारे वायुसेना, थल सेना, जल सेना, तीनों सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड ने सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे योजना, ट्रेनिंग और कार्रवाई से न्याय हुआ। और आइए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जश्न में फायरिंग बिहार पर भारी पड़ रही है। पटना में बर्थडे पार्टी के दौरान फायरिंग में गोली लगने से 5 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बड़ी बहन जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। ये सब कुछ कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जश्न में फायरिंग की बीमारी बिहार पर भारी पड़ रही है। पटना में बर्थडे पार्टी के दौरान फायरिंग में गोली लगने से 5 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। गोली का छर्रा लगने से बड़ी बहन भी घायल हो गई। जश्न में फायरिंग की घटना में बच्ची की मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना पजरूखिया थाना क्षेत्र के जमनपुर संगतपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि अखिलेश राम अपनी पोती का बर्थडे मना रहे थे। बर्थडे पार्टी के जश्न में अखिलेश राम अपनी छत पर फायरिंग कर रहे थे। इसी दौरान बर्थडे पार्टी में शामिल होने आई पड़ोसी प्रभु पंडित की बेटी रिया कुमारी और अंजलि कुमारी को गोली लग गई। पुलिस ने आरोपी अखिलेश राम को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस भी बरामद किया। बेटू में बर्थडे की करा था, हमने न्योता दी था, हम नहीं किए कोई बाले बच्चे। हम अपन बेटी हमारे दरवाजा पर बैठल था, वो अपन छत्ता पर गोली छोड़ रहा था, उसका बाद उतार के नीचे मार दिया गोली डायरेक्ट हमारी बेटी के। हमारी चल रहा है, यहाँ इलाज में आया है, बच्ची का डेथ हो गया है। एक बच्ची डेथ हो गया, एक बच्ची घायल बताइए। एक बच्ची डेथ का गया है, उसका नाम है रिया कुमारी, उम्र 5 वर्ष, पिता प्रभुपन, ग्राम संगतपुर है, थाना पचरुखिया जिला पटना का। एक बच्ची का छरा लगा है हाथ में, वो भी इलाज में है अभी। बर्थडे पार्टी के दौरान फायरिंग में 5 साल की बच्ची की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। बर्थडे पार्टी का जश्न पल भर में मातम में बदल गया। बिहार में जश्न में फायरिंग का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं लेता। तिलक समारोह हो या शादी या फिर बर्थडे पार्टी का मौका, लोग खुलेआम फायरिंग कर दबंगई दिखा रहे हैं। बड़ा सवाल है कि जश्न में फायरिंग की इस बीमारी का इलाज क्या है? आखिर जश्न में फायरिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? जश्न में गोली छोड़ने से क्या मिलता है? जश्न में फायरिंग की बीमारी बिहार पर भारी पड़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। और इस स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।